अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर नंबर 14 एवोल्यूशन जो है इसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो है हमने वन बाय वन चंद एक बातें करनी है। सबसे पहले एवोल्यूशन, उसके बाद एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और उसके बाद हम लमार्किज्म की बात करेंगे। तो यह पिक्चर भी देख सकते हैं, ये जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, जिसको हम जे बी लमार्क भी अक्सर कहते हैं। तो अब इसमें जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। तो एवोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें थोड़ी सी हम प्रीवियस बात कर लें कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जो लाइफ है वो बिग बैंग एक हुआ था जिसके नतीजे में बनी थी और 14 बिलियन ईयर्स पहले की ये बात है। इसके बाद जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो इट केम इनटू बीइंग। और उसके बाद जो है ओल्डेस्ट अगर हम बात करना चाहें कि नॉन फॉसिल जो है वो कौन से हैं, तो वो 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब लाइफ जब से बनी है ना, ये तब से ही जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है, यानी कि इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। अब एवोल्यूशन का जो वर्ड है इसका मतलब भी यही है कि चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो एविडेंसेस जो हमारे पास है ना वो सजेस्ट क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन थे, वो प्रोकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है कि वो अपनी फूड को बना नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो सबसे पहले बने होंगे जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, तो ये डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो कहाँ पर प्रेजेंट थे, ओशन के अंदर एक सूप की शक्ल में। तो वो जो है उसके ऊपर जो अर्ली लाइफ फॉर्म जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ थे वो उसके ऊपर फीड करते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल एवोल्यूशन हुई और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स आ गई। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स है ना, इनके अंदर क्या था कि जो सबसे पहले जो बने ना वो कौन थे, वो थे अर्लीस्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो जिस वक्त ये जो है बायोकेमिकल एवोल्यूशन हुई तो उसमें ये हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो जो सोलर रेडिएशन से उनको जो है हार्वेस्ट कर सकते थे। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है, कैप्चर करना और फिर उसको यूज़ कर लेना। अब उसमें जो अर्लीस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जो अर्लीस्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे, वो क्या करते थे कि वो अपने हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। आपको पता है आज भी कुछ बैक्टीरिया ये काम करते हैं। तो वो उसको उसमें से हाइड्रोजन लेके तो उसको क्या करते थे कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर लेते थे शुगर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मज़ीद जब डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स आ गए कि जो सिमिलर थे टू साइनोबैक्टीरिया। और वो क्या थे कि वो एक्चुअली अब वो उन्होंने चेंज ये आया कि जो पिछले वाले थे वो क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे थे, लेकिन चेंज ये आया कि इन्होंने क्या किया कि वाटर को यूज़ करना शुरू किया। अब जब वाटर को यूज़ करना शुरू किया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब वाटर की फोटोलाइसिस होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन को वो अपनी जो था कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में जो है वो रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते थे। और जो ऑक्सीजन थी अब वो क्या हुई कि वो एनवायरनमेंट में, याद रखें जो अर्लीस्ट एनवायरनमेंट था ना उसके अंदर ऑक्सीजन पहले नहीं थी, तो अब ऑक्सीजन आनी शुरू हुई। तो अब इससे बहुत सारा जो है चेंज आएगा। और इसके बाद एक और काम हुआ कि जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हुआ तो उसकी ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर भी बनने लग गई। ओजोन लेयर का बनने से फ़ायदा हुआ है, आपको पता है ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर करती है यूवी रेडिएशंस को। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो थी वो अर्थ तक आनी जो थी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जो थी वो भी आना शुरू हो गई। और इस तरह से जो सक्सेसफुल फॉर्म्स ऑफ लाइफ थी वो क्या है कि उनको स्टेबिलिटी मिल गई। तो ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये देखें, इसके अंदर ये सारा इसमें शो किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ, इसके बाद जो हमारे जो है ये 3 जो है बिलियन ईयर्स पहले जो है प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद यूकैरियोट्स 2 बिलियन, यानी कि इन दोनों के दरमियान में 1 बिलियन ईयर्स का गैप है। यानी कि अर्थ के ऊपर 1 बिलियन ईयर्स तक तो प्रोकैरियोट ही रहे और
उसके बाद 1 बिलियन जब ईयर्स गुजर गए तो फिर यूकेरियोट्स कहीं, क्योंकि जो है ना एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये साइनोबैक्टीरिया आ गए हैं तो उसके बाद क्या है कि अब आप देखें कि ये एकदम से जो है चेंज आया है और ये जो है आपकी तेज़ी के साथ लाइफ फॉर्म्स जो है बननी शुरू हुई। यहाँ पर भी आप एक और चीज़ देखिएगा। अच्छा, यहाँ एक बुक में मेरी आप चेक कर लीजिएगा, ये ना 600 मिलियन ईयर्स है। मैंने ये सही वाली पिक्चर लगाई है, जो मेरी बुक में थी उसमें ना बिलियन लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन ये मिलियन है एक्चुअली। यहाँ पर यहाँ एक और चेंज देखें कि ये 41 जो है ना 541 ईयर्स मिलियन ईयर्स पहले जो है इसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके अंदर ये हुआ था कि एक्चुअली क्योंकि देखें कि एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है ना, कि आपके जो ऑक्सीजन आ गई है और जो लाइफ फॉर्म्स को ज़्यादा डेवलप करने का मौका मिल गया है। तो आप ये देखें कि इसको एक्सप्लोजन समझते हैं ना, एकदम से जो है हमारे पास ज़्यादा सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए, यानी कि स्पॉन्जीज हैं, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स हैं, काइनोडर्म्स हैं। तो एक्सप्लोजन इसलिए कहते हैं कि इसको कि एकदम से जो है ये इस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ हुई थी और उससे बहुत सारी जो है डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो बन गई थी। और इस तरह से ये काम फिर जो है आप ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू रहा और अल्टीमेटली जो है ह्यूमन जो है हमारा जो है वो 1.8 जो मिलियन ईयर्स पहले जो है फिर ह्यूमंस जो थे वो दे केम इनटू बीइंग। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती हैं थियरीज आ जाती हैं कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका जो चेंज है ना, ये यूकेरियोट प्रोकैरियोट से यूकेरियोट के अंदर जो चेंज है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो आपका क्या हुआ था कि सारी लाइफ फॉर्म्स जो थी वो बनना शुरू हुई। तो यहाँ हमारे पास जो थ्योरी है जिसको हमने डिस्कस करना है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, तो इसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को लिन मार्गुलिस जो था उसने प्रपोज किया था और इसके स्टेप्स की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें जो है वो फिगर, इसमें प्रोटो यूकेरियोट दिखाया है। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी कि जो प्रिमिटिव जो यूकेरियोट है मीन्स कि जिससे यूकेरियोट्स असल में बने थे। तो ये असल में क्या था, ये लार्ज एनारोबिक एमीबॉइड प्रोकैरियोट था और इसमें जो फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का नहीं है, इसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन थ्योरी। इसमें यह है कि शुरू में सबसे पहले क्या हुआ कि इन फोल्डिंग्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये इसकी जो है ना इसमें इन फोल्डिंग्स होने की वजह से क्या हुआ कि जब इस सेल में हुई तो इससे एंडोमेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं चेंज, ये न्यूक्लियस बन गया। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया और इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है कि वो जो एंडोमेम्ब्रेन थ्योरी जो है जो एक्सप्लेन करती है कि जो इन फोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हुई थी उनके ज़रिए से बना। इसके बाद जो हमारा जो हम इसके आगे जो हमारी जो जितनी हम बात करेंगे वो एंडोसिम्बायोटिक इवेंट्स की हम बात करेंगे, यानी कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से जो सेकंड पॉइंट आपका ये इसका एक्चुअली एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो एंसेस्ट्रल यूकेरियोट था इसने क्या किया कि एक एरोबिक, ये देख सकते हैं ये एरोबिक बैक्टीरियम जो था उसको इसने क्या किया कि इसने इसको एंगल्फ कर लिया। जब इसने इसको एंगल्फ किया ना तो इसने एक्चुअली क्या किया कि इसको इसने जो प्रे था इसका, यानी कि इसको इसने क्या किया कि डाइजेस्ट करने की बजाय इसको एंडोसिम्बायोट के तौर पे रख लिया। और अब इसको जो था फ़ायदा इससे क्या हुआ कि क्योंकि एरोबिक है तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये इसने क्या बना दिया, ये आप देख भी सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन जब इसके अंदर आ गया तो इससे इसको फ़ायदा ये हुआ कि अब जो है जो एरोबिक नेचर जो थी इसके अंदर आ गई, यानी कि अब जो है इसमें इस जो पोटेंशियल जो इसकी वजह से पैदा हो गया कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो था ना इसको फ़ायदा मिल गया। और ये जो था यूकेरियोटिक सेल जो था इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये इसमें ये इसको फ़ायदा मिल गया। अब आप ये देखें कि ये सेल जो है ये डिवाइड हुआ है तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो ये वाला सेल था तो ये किस में चेंज हो गया, अल्टीमेटली
एक्चुअली मॉडर्न इससे क्या हुआ कि हेट्रोट्रॉफिक यूकेरियोट बन गया। और जो ये दूसरा वाला था इसने क्या किया कि इसने अब एक और, ये अब सेकंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट है, इसके अंदर इसने क्या किया कि जो अर्ली यूकेरियोट था इसने ये किया कि कंज्यूम अब फिर किया किसको, अब दिस टाइम ये देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को जब इसने कंज्यूम किया तो इसको भी इसने जो है क्या किया, एंडोसिम्बायोट के तौर पे रख लिया। और अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इसको जो था जो है ये मॉडर्न, इससे जो है हमारे पास फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स जो है वो बन गए। और ये अल्टीमेटली जो था, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमारे मॉडर्न जो है फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आ जाती है कि वो ये है कि जो हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि ये जब बन गया है तो अभी हम क्या सबूत है कि हमारी जो ये थियरी जो है इसके लिए हमारे पास कोई सबूत भी है कि सही है। तो एक्चुअली कुछ सिमिलरिटीज़ हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में, तो जिससे पता चलता है कि मे बी कि एक बैक्टीरियम ही होगा कि जो अल्टीमेटली बाद में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या है कि जो दोनों हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी, वो पहली बात जो है वो क्या है कि इनका साइज़ जो है वो कौन सा है, वो बैक्टीरिया जितना ही साइज़ है। दूसरी बात ये कि इन तीनों में क्या है कि अपना ही डीएनए होता है। तीसरी जो हम देते हैं इसके अंदर जो एविडेंस वो क्या है कि जो राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी वो बैक्टीरिया जैसे ही यानी कि 70S होते हैं। आपको पता है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो बाकी के जो राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो या चाहे डिस्पर्स्ड हो वो 80S होते हैं। तो एक ये भी हो गया। इसके अलावा जो है वो ये इसकी भी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये लिमिटेड जो पोर्शन ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो अब जब हम इन सब ऑब्जर्वेशंस जो है इनको एक्सप्लेन करना चाहें तो सजेस्ट ये किया जा सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो एंडोसिम्बायोट्स थे उन्होंने वक्त के साथ साथ क्या किया कि कुछ अपनी जीन्स जो थी वो किसको दे दी, होस्ट न्यूक्लियस को। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो अपनी इंडिपेंडेंस थी उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की खातिर क्या था उसको लूज़ कर दिया। और आज हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स की शक्ल में प्रेजेंट है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है आ जाता है दैट इज़ लेमार्किज्म। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी और भी बात कर लें कि एक्चुअली अब जो इवेंट अब कोई भी हुआ हो लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या हुआ कि जो यूकेरियोटिक सेल जो था हमारे पास जो था बन गया। तो उससे क्या हुआ, हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो इसमें जो है वो एकदम से कम्प्लेक्सिटी, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था ना कि एकदम से क्या हुआ है कि एक्सप्लोजन एक तरह से आएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इससे पहले जो मैं आपको दिखाया था कि कितनी ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स बन गई। तो जिस वक्त एक्चुअली क्या हुआ कि यूकेरियोटिक सेल बन गया ना हमारे पास, तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एकदम से आ गई। और शुरू में ऑर्गेनिजम्स आपने शुरू में देखा कि वो क्या थे, ये देखें यूनिसेलुलर, लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके पास क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या है कि जो सेल्स थे फिर स्पेशलाइज होने शुरू हो गए और स्पेशलाइज जब हुए तो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने लगे। इस तरह से क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर फॉर्म्स जो थी वो क्या है कि वो हमारे पास अडेप्ट कर गई वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में। और आज हमारे पास हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब हम लेमार्किज्म पे आ जाते हैं। लेमार्किज्म जो है ना, ये एक्चुअली जो आइडिया जो है इसका एवोल्यूशन का आइडिया है। और ये किसने दिया था, जेबी लेमार्क, जो मैंने शुरू में आपको पिक्चर भी दिखाई है। तो ये एक्चुअली जो है इसने जो था उस वक़्त के साइंटिस्ट जो थे, हो सकता है उनके जहन में भी हो ये आइडिया कि एवोल्यूशन होती है। लेकिन जो सबसे पहले इसको जिस शख्स ने पेश किया इस थ्योरी को एवोल्यूशन की, वो लेमार्क ही है। और इसकी जो बुक जो इसके अंदर इसने अपने जो कॉन्सेप्ट्स जो थे, आइडियाज़ थे, जिसको प्रेजेंट किया, उसका नाम है फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। अब मेन पॉइंट जो लेमार्किज्म के हैं वो दो हैं। सबसे पहला क्या है, दैट इज़ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। और जो सेकंड है वो क्या है, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो यूज़ का क्या मतलब है, यूज़ का ये मतलब है कि एक्चुअली लेमार्क ने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म जिन
ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो डेवलप हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं और एफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन जो डिसयूज़ का क्या मतलब है कि जिनको वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो प्रॉपर यूज़ ना होने की वजह से वो क्या होते हैं, डिटीरिएट हो जाते हैं, यानी कि उनका फंक्शन वगैरह जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो डिमिनिश होते हैं, यानी कि उनका साइज़ वगैरह कम हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली वो जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, वो डिमिनिश हो यानी कि डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। तो इसकी जो एग्जांपल्स जो है इसकी यूज़ एंड डिसयूज़ की, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है यूज़ जो है फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन्स की जो एग्जांपल्स हैं, उसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है वो ब्लैक स्मिथ जो है वो कि उसकी वो डेवलप हो जाती है उसके अंदर बिगर बाइसेप्स। क्यों? क्योंकि वो हैमर के साथ काम करता है। जब वो हैमर के साथ काम करता है तो उससे क्या होता है कि जो उसके कॉन्टीन्यूस यूज़ की वजह से जो बाइसेप्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है वो है वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स की। तो उसमें क्या होता है कि जिस वक्त एक्वेटिक बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं कि वो या तो फूड फाइंड करना चाहते हैं या फिर प्रेडेटर्स से जो है वो एस्केप करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि इस कोशिश में वो क्या होता है कि जब वो स्विम करने की कोशिश करते थे तो उनके जो थे ना टो बोन्स और जो उनके दरमियान में जो स्किन होती है वो स्प्रेड कांस्टेंट स्प्रेड रहने की वजह से वो क्या है कि वो उसकी जो शेप जो हो गई ना वो वेब लाइक हो गई। तो इस तरह से वेब्ड फीट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बन गए। इसके बाद जो एग्जांपल जो डिसयूज़ की है वो क्या है कि स्नेक्स जो है वो उसका ख्याल है कि उनकी जो लेग्स पहले होती थी तो वो लूज़ कैसी हुई कि उन्होंने उनका जो बिहेवियर था वो क्रीपिंग बिहेवियर। क्रीपिंग का मतलब क्या है कि वो क्या करते थे अपने एनिमल से बचने के लिए या फिर जब वो कोई फूड वगैरह लेना चाहते थे, जब वो स्मॉल होल्स में और जो क्रेविसेस होते हैं जैसे माउंटेन्स में क्रेविसेस होते हैं ना, शगाफ जहाँ से वो आपको लाइंस नज़र आती हैं उसके अंदर बारीक सी बस थोड़ी सी स्पेस होती है, तो बजाय लेग्स को यूज़ करने के वो क्रीप करके उसके अंदर जाते थे, जिसकी वजह से लेग्स यूज़ ना होने की वजह से सक्सेसिव जनरेशंस में क्या हुआ कि दे लॉस्ट देयर लेग्स। इसके बाद ह्यूमंस, हम अपनी बात कर लेते हैं। हम में क्या है कि हम में जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल फीचर ईयर मसल्स का नहीं है, आप अपने कान नहीं हिला सकते। वजह उसकी क्या है कि एक्चुअली जो हमारी नेक जो है ना वो मूवेबल है। तो नेक, क्योंकि जब आप सुनना चाहते हो कभी गौर किया आप सर को यूं करके पोजीशन कर लेते हैं जिधर से आवाज़ आ रही होती है, तो फिर आपको कान हिलाने की ज़रूरत तो नहीं ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिसयूज़ की वजह से उसने कहा कि हमारा जो कॉन्ट्रेक्टाइल फीचर जो था ईयर मसल्स का वो जो है वो क्या हो गया है, वी हैव लॉस्ट इट। ये आप देख सकते हैं कि ये वेब फूड दिखाया हुआ है एक्वेटिक बर्ड का, तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने कहा कि ये कॉन्टीन्यूस स्प्रेड रखने की वजह से ये जो टो बोन्स थी और जो ये इसके दरमियान स्किन थी ये क्या है कि स्प्रेड रहने की वजह से वो क्या हुआ कि इसकी शेप जो थी वेब लाइक हो गई। इसके बाद ये देख सकते हैं ये लिम्ब वेस्टीज है पाइथन की, तो यहाँ पर ये हमारे लिए एवोल्यूशन का एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेस्टीज हैं कि जो कभी प्रेजेंट थे किसी और अब वो प्रेजेंट एक डिमिनिश्ड फॉर्म में और वो वेस्टीज हैं, यानी कि उनका यूज़ फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब वो एक ज़माना होगा जब वो थे इस्तेमाल होते थे तो उस वक़्त जो था वो उसके अंदर फुल फॉर्म में प्रेजेंट थे। इसमें अब ये देखें कि नेक्स्ट जो हमारा दो हमने कहा था ना कि उसके पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसका क्या ख्याल था लमार्क का, तो वो ये कहता था कि जो एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लाइफ टाइम में जिन जो है वो एक्वायर करते हैं कैरेक्टर, चाहे वो यूज़ से हो या डिसयूज से हो, तो वो क्या होते हैं कि वो एक्चुअली जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होगा कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि सक्सेसिव जनरेशन्स में क्या होगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता रहता है, एक्यूमुलेट होते जाते हैं वो, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है जो बनता है वो बेटर एबल हो जाता है कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सके। तो ये जो इनहेरिटेड जो आपके पास एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तो ये जब आगे इनहेरिट होते हैं तो उसने ये कहा कि इस तरह से एवोल्यूशन होती है। इसमें जो एग्जांपल जो हमने पढ़नी है वो क्या है, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ जो है वो आपकी जिराफ्स नेक। अब एक्चुअली क्या है कि जो जिराफ्स थे, वैसे फॉसिल रिकॉर्ड भी यही बताता है कि जो अर्ली जिराफ्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो क्या थे कि उनकी लेग्स जो उनकी जो थी ना नेक वो लॉन्ग नहीं थी। लेकिन एज पर लमार्क उसने ये कहा कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब
कोशिश वो करता था कि वो जो ट्री लीव्स खाने के लिए, तो वो कांस्टेंट जो था अपनी कोशिश करता था नेक को स्ट्रेच करने की। जब वो नेक को स्ट्रेच करता था तो उससे क्या है कि स्लाइट जो था उसकी जो नेक थी, स्लाइट जो था वो क्या हुआ कि उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्लाइटली लॉन्ग नेक का कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया। अब वो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसने भी क्या किया कि जो टॉप ऑफ द लीव, जो ट्री जो लीव्स होते हैं उसको खाने की कोशिश की, तो इस कोशिश में उसने भी अपनी नेक को जो था स्ट्रेच किया। उससे जो कैरेक्टर था वो क्या हुआ कि वो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन जो थी उसके अंदर जो था वो क्या हुआ कि वो पास हो गया। उसके बाद ये सिलसिला कब तक जारी रहा कि जब तक कि नए जो आपके आजकल जो मॉडर्न जो आपके पास जिराफ है उसकी जो है नेक भी और लेग्स जो है वो क्या है कि वो ज़्यादा स्लाइटली लॉन्ग होते गई। ये कैरेक्टर जो था वो अल्टीमेटली सारी की सारी जो जनरेशन है इनमें जब वो पास हुआ तो इसमें आके यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये कॉन्टीन्यूस एक्यूमुलेशन है, यानी इसने थोड़ा सा फिर इसके अंदर मज़ीद वो पिछला भी आया और अगला भी कैरेक्टर जो उसके अंदर स्ट्रेच करने से आया, तो इस तरह से एक्यूमुलेट होने से क्या हुआ कि मॉडर्न डे जिराफ्स जो थे वो हमारे जो प्रेजेंट डे जो है ये बन गए। अब जो है ये आइडिया लगता तो मज़े का है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जब जो था ना इसने जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन दिया था लेमार्क ने, तो तब भी क्या था कि ये बहुत वाइड एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिली। और उसमें क्या था कि रोल जो था एनवायरनमेंट का तो समझ आता है कि क्योंकि हम खुद भी देखते हैं ना कि फिनोटिपिक चेंजेस आती हैं कि जब हम कोई भी ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमें भी तो होते हैं ना, जैसे आपने देखा बॉडी बिल्डर्स उनके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इस तरह जो लेडीज़ हाई हील्स पहनती हैं उनके काफ मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो है करेक्ट इसमें इस हद तक पहले पॉइंट तक इसकी बात करेक्ट है, लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं ये असल में क्या है कि ये नॉन जेनेटिक होते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो है क्योंकि जीनोटाइप को इन्फ्लुएंस नहीं करते तो इसलिए ये इनहेरिट भी नहीं होते। हमारी हर वो चीज़ इनहेरिट होती है कि जो हमारे जीनोटाइप में हो, तो जो फिनोटिपिक चेंजेस है ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें इनहेरिट नहीं होते। तो इसमें 4 ड्रॉबैक्स हैं, ये शॉर्ट में कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात कि हमारे पास लमार्किज्म का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स जो है उससे जो है जीनोटाइप जो होती है ऑर्गेनिज्म की चेंज नहीं होती। आल्टर का क्या मतलब है, चेंज होना। इसके बाद सोमैटिक चेंजेस जो है वो हेरिटेबल नहीं होती। सोमैटिक चेंजेस कौन सी होती है, जो आपके बॉडी सेल्स में या ऑर्गन्स में चेंजेस आए तो वो सोमैटिक कहलाती हैं और वो हेरिटेबल नहीं होती। इसी तरह से जो ऑर्गन्स हमारी विल से या हमारी विश से या रिक्वायरमेंट से जो है वो क्या होते हैं कि वो मॉडिफाई भी नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।